Hey everyone, welcome back to my channel. आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्दर 3 सेक्टर्स, क्योंकि पहले वीडियो में हम ऑलरेडी 4 सेक्टर्स का डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे के 3 सेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट सेक्टर इज डेमोग्राफिक कंडीशन। पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हम अभी पढ़ेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है कि पॉपुलेशन क्या सिचुएशन थी, उसकी बर्थ रेट का क्या कंडीशन था, डेथ रेट का क्या कंडीशन था, लिटरेसी रेट कितनी थी, मोर्टेलिटी रेट क्या था। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं डेमोग्राफी में कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। तो डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट पॉइंट इज कि फर्स्ट पॉपुलेशन इंडिया का जो सेंसस हुआ था, पॉपुलेशन सेंसस मतलब पॉपुलेशन की जो जनगणना होती है, पॉपुलेशन की गिनती, किस देश में कितने लोग हैं, तो उसको हम कहते हैं सेंसस। उसको हम काउंटिंग नहीं कहते, उसको हम सेंसस कहते हैं। तो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881। ठीक है, 1881 में पहला सेंसस हुआ था। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ योर जीके। बिफोर 1921 से पहले इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखिए 3 फेजेस होते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2 एंड फेज नंबर 3। फर्स्ट फेज में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो इंडिया 1921 से पहले वी आर सेइंग कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए थी। सेकेंड स्टेज शुरू होती है आफ्टर 1921, लेकिन फिर भी इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी ड्यूरिंग दिस स्टेज। ना स्टेज 1 पे पॉपुलेशन बढ़ी थी, ना ही स्टेज 2 पे पॉपुलेशन बढ़ी थी। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट इज द ओवरऑल लिटरेसी रेट। एट दैट टाइम उनका जो लिटरेसी रेट था इंडियंस का बहुत ही कम था, 16% था। इस 16% से में फीमेल का जो लिटरेसी रेट था दैट वाज 7% ओनली। तो मतलब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी लोगों को नॉलेज नहीं थी कि कैसे हम लिखें, कैसे अपना नाम लिखें, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट। तो लिटरेसी वाज वेरी बैड, 16%। पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्या थी, बहुत ही बेकार थी, या तो अनअवेलेबल थी या तो थी ही नहीं, अगर थी भी तो इनएडिक्वेट थी। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन जो भी जितनी भी पॉपुलेशन थी इंडिया में उसको मीटअप करने के लिए उतनी फैसिलिटी नहीं थी कि इंडिया में अगर कुछ फेमाइन अगर आ जाता है, क्योंकि बहुत फेमाइन आए थे, अगर कोई फेमाइन आ जाता है तो हम ठीक कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कॉन्सिक्वेंटली वाटर एंड एयरबोर्न डिजीज वर रैम्पेंट, क्योंकि अब आप देखिए जब पॉपुलेशन को हेल्थ फैसिलिटी हम दे ही नहीं रहे, तो फिर वो उन्हें पता ही नहीं है कि बाई चांस अगर उन्हें कुछ हो जाता है, कोई डिजीज़ हो जाता है, तो उस डिजीज़ को ठीक कराने के लिए कहाँ जाए। जो सर्विसेज थी आइदर इनअवेलेबल थी या फिर इनएडिक्वेट थी, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपकी पॉपुलेशन के लिए नहीं जा रहा। दैट इज़ वाई एयरबॉर्न डिजीज वर रैम्पेंट। बहुत ज़्यादा लोगों का कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते थे, और फेमाइन्स आ जाता था, एपिडेमिक्स आ जाते थे, ड्रॉट्स आ जाते थे, तो बहुत फ्रीक्वेंट हो गया था ये सब। द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट, ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था, लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब छोटे बच्चे जैसे वो बॉर्न होते हैं एकदम न्यूली बेबीज, उनकी डेथ भी हो जाती थी। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी। अबाउट 218 पर 1000 थी एट दैट टाइम, और अब कितनी है, इट इज़ 33%। काफ़ी इंप्रूव हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एक इंसान, एक इंडियन कितना जीता है इंडिया में रह के, इसकी मरने की एज क्या है। एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडियंस की, इट वॉज 44 ईयर्स। ये कुछ एक डाउटफुल केस है, कहीं कहीं पर 32 भी गिवन है एंड कहीं कहीं पर 36 भी गिवन है। तो यहाँ पर वी आर टेकिंग इन कंसिडरिंग 44 ईयर, राइट। तो 44 ईयर हुआ करती थी एंड नाउ इट इज 69 ईयर। तो काफ़ी इंप्रूव हुआ है ये पहले की कंडीशन से। एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड, पॉवर्टी बहुत भयंकर थी, प्रिवेल करती थी इंडिया में ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, विच कंट्रीब्यूटेड टू द वर्सनिंग प्रोफाइल, और भी बुरी कंडीशन कर देती थी पॉवर्टी। देन कम्स ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, कि वो काम क्या करते थे। द एग्रीकल्चरल सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट वर्कफोर्स। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते थे, अबाउट 70 to 75%। मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज था 10%, एंड सर्विस सेक्टर का परसेंटेज था 15 to 20%। पार्ट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड महाराष्ट्र, मद्रास, बॉम्बे एंड महाराष्ट्र में डिक्लाइन हुआ। किस चीज़ का डिक्लाइन हुआ, एग्रीकल्चरल सेक्टर का, राइट।
एंड इंक्रीज होता है इंक्रीज होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन दीज एरियाज। मद्रास, बॉम्बे और महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर में। देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर। और ऑन द अदर हैंड उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, यहाँ पर एग्रीकल्चर में लोग आगे आते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ जाता है और इन तीन शहरों में, इन तीन स्टेट्स में एग्रीकल्चर का शेयर कम हो जाता है। देन कम्स इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन थी इंफ्रा की। फर्स्ट पॉइंट, अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रा, बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफी ये डेवलप तो थे, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले रेलवे जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया और सबसे अच्छी चीज़ इकलौती आई थिंक यही है जो उन्होंने की थी, तो ये तो उन्होंने डेवलप किया था। लेकिन रियल मोटिव क्या ये था कि भाई इंडिया का डेवलपमेंट करना है, बिल्कुल भी नहीं। रियल मोटिव ये था कि भाई अपना फ़ायदा देखना है। यहाँ से अगर यहाँ तक रेलवे लाइन बिछा देंगे तो हमें आराम मिलेगा कि हम यहाँ से वहाँ तक अपना सामान आराम से लेकर जा सकते हैं और लेकर आ सकते हैं। तो रेलवे उन्होंने अपनी खुशी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इंट्रोड्यूस की थी एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। सेकेंड पॉइंट, देयर ऑलवेज रिमेन्ड अक्यूट शॉर्टेज, रोड की बड़ी शॉर्टेज होती थी क्योंकि इंडिया के जो गांव थे, जो इंडिया के बिल्कुल इंटीरियर्स में रहते हैं, ठीक है, द पीपल लिविंग इन द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया, वो बेचारे शहरों से कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे और बाई चांस अगर कोई फेमाइन, कोई प्लाग अगर आ गया तो वो फिर वहीं मर जाएंगे, हॉस्पिटल तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि रोड्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। द कॉलोनियल डिस्पेंसेशन ऑल्सो टुक मेजर टू, अच्छा कॉलोनियल एम्पायर ने और क्या किया, इनलैंड ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। इनलैंड ट्रेड मतलब अपने देश के अंदर ही, यहाँ से यहाँ अगर जाना है तो ये कैसे जाएंगे, वाटरवेज के थ्रू, ठीक है, नदियों के थ्रू और नाव वगैरह के थ्रू। तो ये वाली चीज़ उन्होंने कुछ डेवलप करी लेकिन बहुत अनसेटिस्फैक्टरी काइंड ऑफ थी। द कोस्ट कैनाल बनाया गया ऑन द उड़ीसा कोस्ट, ये बना तो दिया गया लेकिन बहुत ही अनइकोनॉमिकल और यूजलेस साबित हुआ। क्यों? क्योंकि बड़े पैसे खर्च करके बनाया गया था लेकिन रेलवे की लाइन उसी के जस्ट पैरेलल में बिछा दी जिसका कोई कंपटीशन था ही नहीं। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो क्या आप नाव करके जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे? अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो ऑब्वियसली आप ट्रेन से जाएंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन था बिल्कुल वेस्ट चला गया, उसी के पैरेलल में आपने रेलवे लाइन बिछा दी और दैट इज़ वाई जो कैनाल था उसका कोई भी यूज़ नहीं हो पाया। लास्ट पॉइंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्व द पर्पज बट स्टिल रिमेन इनएडिक्वेट। पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी कुछ हद तक जो उनका पर्पस था फुलफिल तो किया लेकिन फिर भी इनएडिक्वेट रह गए, सारे पर्पसेस को फुलफिल नहीं कर पाए। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज के ये 3 सेक्टर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। विद दिस हमारा ये जो एक पूरा टॉपिक था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ विजिट द कमेंट सेक्शन, वहाँ पर आप जाकर मेंशन कर सकते हैं अपने डाउट्स को। एंड इन केस ऑफ एनी appreciation, please use the comment box for the same. Thank you again everyone for watching. इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स गिवन हैं, आप वहाँ पर जाकर एक बार चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको अपने मतलब के कई सारे वीडियोस मिल सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू।